So, Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IS. Let's start our current affairs class with the practice question. First question, given below are two statements, one is assertion and other is reason. Assertion में बोल रहा है, NATO has designated Kurdistan Workers' Party as terrorist organization. PKK has been involved in armed conflict with the Turkish government since 1980s. कौन सा सही है, कौन सा गलत है? क्लियर है? Which one is correct? पहला? कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, उज़्ज़लान, उन्होंने डिक्लेयर किया नॉन वायलेंस, ठीक है, आर्म अपना हटा देने के लिए. दैट वाज फ्रॉम द तुर्किश वर्कर्स पार्टी पीकेके. ये पीकेके है, तुर्किश में नाम है. पार्टियां कैसे, आई फॉरगेट समथिंग, पीकेके. पहला सही है, ठीक है, क्योंकि टर्की ऑलरेडी दैट इज द पार्ट ऑफ नाटो और है, तो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो वो टेररिस्ट वो करेंगे. 1980 से ही यहाँ पे एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था इनके बीच में, जब कुर्दिश लोगों का राइट्स को थोड़ा सा सेकंड ग्रेड में रखने लगा गया था. ठीक है, जो कुर्दिश पीपल हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द तुर्की, इराक एंड सीरिया. ये तीन है. अभी आप मैप में दिखा दो, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये बॉर्डर एरिया जहाँ पे रिच पीपल है स्कैटर्ड. और भी जगह जगह है, लेकिन मेनली इनके बॉर्डर एरिया में ये स्कैटर्ड है. जैसे नागालैंड का, हमारा नागाज का देखते हैं, स्कैटर्ड अक्रॉस द मणिपुर, नागालैंड एंड म्यांमार. तीन स्टेट का इनका है, 2 स्टेट एंड 1 इंटरनेशनल बॉर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो करेक्ट आंसर विल बी बी. दोनों सही है एंड एक्सप्लेनेशन उसका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब crony capitalism? A, an economic system where business thrives based on the close relationship between business and government officials. B, a free market system where competition determines business success. C, a socialist economic structure where state intervention control business operations. And D, an economic model based on direct democracy and collective decision making. कौन सा सही लग रहा है? ए आपका ये है, एन इकोनॉमिक सिस्टम विद बिजनेस थ्राइव बेस्ड ऑन द क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल. आप लोग ए, आपका भी ये ए ही सही है, क्योंकि हमने देखा था कि सिक्लूडेड रिलेशनशिप होता है बिजनेस एंड पॉलिटिकल पार्टी का. दे फंड ईच अदर, दे मेक पॉलिसी फॉर ईच अदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider following statement regarding US Agency for International Development, USAID. USAID primarily focus on providing humanitarian aid and developmental assistance to developing countries. USAID function as an independent agency under direct control of United Nations. इसमें से कौन सही लग रहा है? पहला सही है, दूसरा गलत है. आपका भी, आप लोगों का दूसरा गलत है. क्यों गलत है दूसरा? नहीं पता है. आप बताइए क्यों दूसरा वाला गलत है. दूसरा वाला यहाँ बोल रहा है यूनाइटेड नेशन के अंडर में है, लेकिन ये किसके अंडर में है? यूएस गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में है. एक इंडिपेंडेंस ऑटोनोमस बॉडी था, अभी इसको डिसफंक्शनल टाइप का कर दिया, इसका फंडिंग 0 कर दिया है. मेन ये फंडिंग करता था डेवलपिंग कंट्रीज का, खासकर अपना हेजेमनिक पावर
जो है वो बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी का इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कि जितना भी हमारा वेस्टेज एक्सपेंडिचर हो रहा था उसको हम कट करें। ठीक है, तो दोनों सही, ये सही है एंड ये गलत है। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट किसमें है? ये वाले में है, सी में। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to Department of Government Efficiency in the US, consider following. DOGE is responsible for the improving efficiency and cost effectiveness of the government operation. DOGE was established under Franklin D. Roosevelt administration during the New Deal era. ये आप लोग वर्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आएगा। अ वर्ड हिस्ट्री, व्हाट इज द न्यू डील एरा। पहला वाला तो अभी मैंने बता ही दिया, पहला वाला करेक्ट है। दूसरा आइजनहावर, आइजनहावर कौन थे? वॉज आइजनहावर कब थे? आइजनहावर प्रेसिडेंट नहीं थे, सीआईए के हेड थे। 50s कौन सा ही है ये? अच्छा, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। आइजनहावर वाज प्रेसिडेंट और द सीआईए का डायरेक्टर? आइजनहावर 1960-70s में। ठीक है, आई एम जस्ट बीइंग कंफ्यूज्ड। यहाँ पे ये है कि न्यू डील एरा कब स्टार्ट हुआ था? ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में, उससे बाहर आने के लिए न्यू डील एरा स्टार्ट किया था। मेनली वो केनीशियन इकोनॉमिक्स पे था, वेलफेयर मेजर पे था। तो ये कुछ भी इससे डोज से लेना नहीं है। डोज का जो हुआ, रीगन गवर्नमेंट आया था, रीगन जब प्रेसिडेंट आए थे, रीगन वहाँ के सुपरस्टार थे हॉलीवुड के, बाद में वो प्रेसिडेंट बन गए थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कैपिटलिस्ट अपना टर्न लिया था। तो रीगन के टाइम पे ये इस तरीके की चीज आई थी, कॉस्ट इफेक्टिव मेजर। ठीक है, एग्जैक्ट डोज के रूप में नहीं आया था, डोज तो वैसे ट्रम्प लेके आए हैं एकदम, लेकिन कुछ जो इस तरीके से हुआ कि कट किया जाए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, तो वो रीगन के टाइम पे आया था। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, क्योंकि डी रूजवेल्ट भी कहीं ना कहीं वेलफेयर मेजर की तरफ ज्यादा जा रहे थे, थोड़ा सा उनको माना जा रहा था, सेंटर में आ गए थे, सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट के बीच में थोड़ा सा था। सो द करेक्ट आंसर विल बी वन ओनली, ए विल बी द करेक्ट आंसर। Next, which of the following organization is responsible for developing the Indian Sustainable Natural Rubber Framework? Rubber Board of India, Niti Aayog, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, International Rubber Study Group. इंडियन सस्टेनेबल नेचुरल रबर। कल हम लोग जियो मैपिंग पढ़ रहे थे, रबर प्लांटेशन का इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो यूरोप में हमारा रेगुलेशन लगता है उसको हम लोग डिफॉरेस्टेशन के रूप में, तो उसको पास करने के लिए। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? रबर बोर्ड ऑफ इंडिया था, उसी ने डेवलप किया था, वही जियो मैपिंग भी इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। ठीक है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर, कल हमने इसको देखा था। नेक्स्ट, given below are two statements, one is association and other is region. The European Union deforestation regulation mandates that rubber product entering EU market must be deforestation free. ठीक है, तो ये अभी मैंने डिस्कस किया कि यूरोपियन यूनियन डिफरेंट तरीके का नॉन टैरिफ बैरियर भी लगाता है। टैरिफ बैरियर तो लगाते ही हैं, टैरिफ बैरियर इसलिए वो बचते हैं कि टैरिफ बैरियर जो भी हाई करता है WTO में मामला चला जाता है, तो थोड़ा सा चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो उससे अच्छा आप नॉन टैरिफ बैरियर लगाइए कि हमें इस तरीके की प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो आप WTO को भी बाईपास करेंगे,
नॉन टैरिफ का मतलब समझ में आ रहा है ना, टैक्स डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, डिफरेंट कंडीशंस लगा देंगे कि आपका प्रोडक्ट इस तरीके से बना होना चाहिए, ये सब चीजें हो जाती है। तो पहला सही है, ठीक है ना। सेकंड, EUDR aims to prevent import of commodities that contribute global deforestation by requiring strict traceability of supply chain। तो जियो मैपिंग इसीलिए लगा रहे थे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन होगा। क्लियर हो रही है कंफ्यूजन? जियो मैपिंग इसीलिए लगाया था ना। जियो मैपिंग का मतलब, अगर प्लीज, जियो मैपिंग का मतलब ये था कि जो रबर प्लांट हैं कितने उसमें ट्रीज कट रहे हैं, कितने वहां पे ग्रो हो रहे हैं, उसका डेटा उनके पास होगा, ठीक है। और हम ईयू को दे देंगे, देखिए हमारे पास डिफॉरेस्टेशन का कोई ऐसा समस्या नहीं है, क्योंकि डिफॉरेस्ट ईयू हम पे आरोप लगाता रहता है कि इंडिया में डिफॉरेस्टेड एरिया से ये सब चीजें ग्रो कराई जा रही हैं। डिफॉरेस्टेड का मतलब उनका ये मतलब है कि मानिए नेचुरल जो फॉरेस्ट है उसको काट के आप रबर का प्लांटेशन लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन के पास आपका प्लांटेशन हो रहा है ना। तो हम ये दिखाएंगे कि हमारा जो प्लांटेशन ग्रो हो रहा था वो नेचुरली पहले से ही प्लांटेड एरिया में था। क्लियर हो रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है? उनका ये मानना है ईयू का कि आपका जो भी रबर आ रहा हो उस एरिया से नहीं आ रहा हो जहाँ पे पहले बहुत ही नेचुरल फॉरेस्टेड एरिया था। जैसे वेस्टर्न घाट है, मैक्सिमम फॉरेस्टेड एरिया है। अब आप प्लांटेशन कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल हो गया ना, वो फॉरेस्ट में नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग जियो टैगिंग कर रहे थे। तो इसी के कारण इसका एक्सप्लेनेशन ये एक्सप्लेन कर रहा है, एसोसिएशन को कर रहा है ना, क्यों लगाया और उसका रीजन। तो करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द पर्पज ऑफ वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम? ये भी कल पढ़ा था। ए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फॉर हाई एल्टीट्यूड इंसेप्शन। Second, a short range anti-tank guided missile system. A last line of defense against enemy aircraft and helicopters in multi-layered air defense network. A long range ballistic missile defense system. देखिए कल हम लोग इसका शॉर्ट रेंज है, तो ये लॉन्ग रेंज जहां पे भी लिखा है ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। हो गया ना इनकरेक्ट। बचा बी एंड सी। सी आप लोगों का? कल पढ़ रहे थे, आपका क्या सी? क्यों सी कैसे? कल पढ़ाया तो था, बताइए। बताया तो है, तो क्यों सी? ठीक है पूजा आप बताइए। बताया सही है, क्यों सी होगा? सी ही होगा लास्ट लाइन। जैसे हम लोग कह रहे थे ना कि एकदम जब आमने सामने से लड़ाई हो रहा है तो लास्ट लाइन वही होता है, उसके बाद कोई ऐसा तो हुआ है नहीं कि प्रोटेक्शन आता है। वहां पे जो हम ऊपर से अटैक ना हो जाए उस सब की सुरक्षा के लिए हम शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हम लगा रहे हैं। एकदम हैंड होल्डिंग होगा मिसाइल, जैसे वो देखा होगा ना सनी देओल यहाँ पे लेके मिसाइल छोड़ रहे हैं, उस टाइप का ये सिस्टम होगा। एकदम खुद जो आर्मी का पर्सन होगा, जो फुट सोल्जर होते हैं, वो इसको ऑपरेट करेंगे अपने खुद मैकेनिकल लेवल पे। सी विल बी द करेक्ट आंसर। शॉर्ट रेंज में फिर भी होता है 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के रेंज में जो टैंक वैंक होता है, लेकिन लास्ट लाइन हो जाता है कि एकदम फ्रंट सिचुएशन है, आमने सामने, ठीक है। तो शॉर्ट रेंज है उसकी भी दूरी होती है 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक पहाड़ी एरिया से दूसरे पहाड़ी एरिया पे अटैक कर रहे हैं। लेकिन जब एकदम लास्ट लाइन होगा तो आमने सामने लड़ रहे हैं कि उस तरफ वहां पे एनिमी का सोल्जर खड़ा है, इस तरफ अपना सोल्जर खड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोविजंस। पहला है, अंडर ईपी प्रोविजन द आर्म फोर्स कैन procure weapon worth up to 300 crore on an urgent basis without additional approval. सेकंड है, deliveries under EP's provision must be completed within 6 months of signing the contract. कौन सा सही है? पहला सही है सबका, ठीक है।
पहला सही आप लोगों का? सही है पहला? सही है कि नहीं है? कल कल ही का क्लास में सब डिस्कस किया है, ये तो एकदम डिस्कस किया हुआ है। सही सही है। सेकंड वाला? 6 मंथ सही है। सिक्स मंथ सही है, ठीक है। ये भी सही है। इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ एंड डिलीवरी 1 साल में हो जाना चाहिए, कि उनको डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो दोनों सही है। एंड कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन कर रहा है उसको कि शॉर्ट, अगर दिस इज द इमरजेंसी प्रोविजन है तो कुछ टाइम बाउंड मैनर में आपको प्रोवाइड करना होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ए। स्टेटमेंट टू यूपीएससी पूछता है, एसोर्सन रीजन यूपीपीसीएस पूछता है, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही जैसे है, ठीक है। दोनों में आप एक को जस्टिफाई करेंगे दूसरे से। अगेन with reference to we sword system, very short range, ठीक है। एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, दे आर टिपिकली सोल्जर फायर्ड ऑन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, दे कैन इंटरसेप्ट एनिमी एयरक्राफ्ट एट रेंज एक्सीडिंग 100 किलोमीटर। सही है कि गलत है? हम्म? देखिए, लड़ एकदम फील्ड में है, लेकिन एरोप्लेन एकदम सामने से थोड़ी मारेगा, वो तो दूर से मारेगा ना। एकदम लास्ट लाइन का मतलब लड़ रहे हैं आमने सामने, लेकिन ऊपर से एयर फोर्स भी तो अटैक करता रहता है, मिसाइल सिस्टम भी तो होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जो फुट सोल्जर है उनको जो जो दिया जाता है, ठीक है। तो ये भले लग रहा है कि 100 किलोमीटर है, लेकिन ये सही है, ठीक है। क्योंकि अटैक जो होगा दूर दूर से वो करेंगे ना, उस तरीके से अगर थोड़ा भी लगे तो ही विल बी अटैकिंग, तो रेंज तो जा सकता है यहाँ पे। सो बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider following statements regarding Sahitya Academy Award. First, it is given annually to literary work in 24 recognized थोड़ी जैसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 24 रिकॉग्नाइज दिया है, यहाँ पे ऐसे ही वनली दे दिया है, ठीक है। द फर्स्ट साहित्य अकेडमी अवार्ड वॉज गिवन इन 1954। सही है कि गलत है? सही है सबका? सही है, 1954 से ही स्टार्ट हुआ था। सो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली 3। लास्ट क्वेश्चन, given below are two statement, one is association, other is region. Stareen Keer is the first Naga writer to receive Sahitya Academy Award. She was awarded in 2024 for her novel Spirit Nights. सही है कि गलत है? स्पिरिट नाइट्स कल पढ़ा था हम लोगों ने, स्पिरिट नाइट्स ही था। पहला वाला सही है कि गलत है? पहला भी सही है। 2011 में एस्टरीन कीर को ही साहित्य अकेडमी पहली बार मिला था, तब सी बिकेम द फर्स्ट। ये उन्हीं को दूसरी बार मिला है, ठीक है। द सेम पर्सन गॉट द सेकेंड टाइम।
तो सही है, लेकिन ये 2011 में इनको मिला था फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट नागा गर्ल वो बनी थी वुमेन। सो करेक्ट आंसर विल बी करेक्ट आंसर, वैसे दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि 2011 में, लेकिन सी इज स्टिल द फर्स्ट, वही पहली है, तो इस तरीके से आपका बी भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे सही तरीके से देखा जाए तो 2011 में सी बिकम द फर्स्ट, लेकिन वही है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी बिकम द फर्स्ट, ठीक है, तो वो तो सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि 2011 में उनको पहली बार मिला था, तो वही बन गई थी फर्स्ट राइटर फ्रॉम द नागालैंड। वो थोड़ा सा यहाँ पे वॉगनेस है इसमें स्टेटमेंट में, लेकिन एक्सप्लेनेशन है क्योंकि सी इज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम द नागालैंड। ये मैंने सुबह एकदम पोस्ट किया था, कोई लिख पाया है? सुबह देखा था? आ? लिखा है? नहीं लिखा किसी ने? अच्छा, आप देख ली थी लेकिन लिखा नहीं है। एकदम सुबह डाला था, शायद 5 5:30 बजे। हम्म, किसी ने नहीं लिखा है? ओके, तो लिख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग लिख के कल सबमिट कीजिएगा। हाँ, भेजा तो है ग्रुप में, तो लिखने की क्या जरूरत है, आपने लिख ही लिया होगा, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ patriarchal norm in restricting women's access to public space. How can challenging everyday barriers lead to meaningful progress in gender equality? तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि हाउ द रोल ऑफ patriarchal norms restricting women access to public space। तो public space क्या हो सकता है? पार्क हो सकता है, ठीक है, बस स्टेशन हो सकता है, सड़क हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग पब्लिक स्पेस, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि पेट्रियार्कल नॉर्म्स, जैसे होता है कि आप देखिएगा कि पुरुष कहीं पे भी आपस में मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कूद फाड़ रहे हैं, वीमेंस को इस तरीके से नहीं देखिएगा कि किसी बस स्टैंड पे बैठ के एकदम जोक चल रहा है, नहीं चलता है जल्दी, रेयर केस, रेयरेस्ट टू रेयर केस, खासकर जहाँ जितना पेट्रियार्कल हाई होता है वहां पे उतना जल्दी। मुंबई में कुछ मिल जाएगा, खासकर जो बहुत ही हाई टेक एरियाज है वहां पे, दिल्ली में कुछ एरिया मिल जाएगा, डीयू के जो यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन आप डीयू छोड़ दीजिए तो दिल्ली में ही किसी और पार्ट में चले जाइए, उत्तम नगर चले जाइए, थोड़ा और बाहर जाइए, रोहिणी वाले एरिया में जाइए, रोहिणी से थोड़ा और अंदर जाइए जो गांव वाला एरिया है, तो वहां पे कम होते जाता है, पेट्रियार्की बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप दिल्ली से थोड़ा इधर आते जाइए, गोरखपुर आते आते डीयू के बाहर भी इस तरीके से नहीं मिलेगा कि वीमेन साथ, डीडीयू के बाहर, डीयू एंड डीडीयू यहाँ की बात करता हूँ, तो यहाँ पे गर्ल्स का नहीं इतना फ्रीडम होगा कि आराम से जाके 4 लोग बाहर बस स्टैंड पे बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे कमेंट स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही बताना है कि रिस्ट्रिक्टिंग नॉर्म्स, अधिक से अधिक वीमेंस कहाँ थोड़ा सा ठीक कंफर्टेबल फील कर लेंगे, अगर कोई मॉल है, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा बहुत कोई सिनेमा हॉल है, वो भी मल्टीप्लेक्स है अभी जो बना हुआ है उस तरीके में, लेकिन मैक्सिमम जो पब्लिक प्लेस है रिस्ट्रिक्टिव है ड्यू टू द पेट्रियार्कल नॉर्म, ठीक है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हाउ चैलेंजिंग एवरीडे बैरियर्स लीड्स टू मीनिंगफुल प्रोग्रेस इन जेंडर इक्वालिटी। तो यही है कि एवरीडे बैरियर्स जो हर चीज में बैरियर क्रिएट करता है, कैसे हो सकता है, जैसे घर ही के अंदर पेट्रियार्की बहुत ज्यादा होने लगती है, भाई बहन के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन हो, उसको अगर आप चैलेंज करने लगे तभी तो चीजें और अदर लेवल पे जाएंगी। देखिए, अगर घर में चीजें सही हैं, कोई भी समाज वो घर से ही बनता है, अगर घर डेमोक्रेटिक है तो पूरा देश डेमोक्रेटिक रहेगा, अगर घर पेट्रियार्की है तो पूरा देश पेट्रियार्की रहेगा। तो आप जो घर में स्टार्ट करेंगे ना पेट्रियार्की हटाना, तो देश लेवल, क्योंकि सबसे छोटा यूनिट किसी भी समाज का या देश का फैमिली ही होता है, तो फैमिली अगर डेमोक्रेटिक हो, जैसे हम लोगों में भी देखिएगा कि माता पिता थोप देते हैं कि इससे शादी करना है, वो पूछने भी नहीं जाते हैं कि अरे करना है कि नहीं करना है, हमने डिसाइड किया है करना है, तो अनडेमोक्रेटिक हो गया ना। जब फैमिली ही अनडेमोक्रेटिक है तो देश अनडेमोक्रेटिक रहेगा ही। तो दिस इज द वे, तो यही यहाँ पे बताना है कि एवरीडे जो बैरियर लीड, जो हर्डल क्रिएट करता है, वही अगर चैलेंज किया जाए तो ओवरऑल जेंडर इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है।